तो अब हम लोग ना कैश बुक में सिंगल कॉलम खत्म कर चुके हैं। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे कैश बुक 2 कॉलम से, और इसका इंट्रो वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कैश बुक 2 कॉलम का क्या सीन रहता है। एक बार फिर से थोड़ा सा इंट्रो बताता हूँ। तो देखो, जैसे अभी आप सिंगल कॉलम बनाते थे ना, तो वहां से आप एक अमाउंट में अमाउंट लिखते थे, 2 कॉलम नहीं बनाते थे। यहाँ पे भी अमाउंट लिखते थे, लेकिन अब यहाँ पे आपको वो डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और इसके बाद कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम अलग से बनाना है। बिकॉज जब भी आप कैश बुक बनाते हो तो मेजरली ज्यादातर दो ट्रांजैक्शंस, दो तरीके की कैश की ट्रांजैक्शन लिक्विडिटी वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी कि लेन देन कैश या बैंक में ज्यादातर रहता है। तो कैश बुक में 2 कॉलम बनाए जाते हैं, कैश और बैंक। कैश और बैंक यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जो हमारी कैश में भी रिकॉर्ड हो और बैंक में भी रिकॉर्ड हो, वो दोनों ही हमारी कैश बेसिस ट्रांजैक्शन है, जिसको हम कैश बुक में लिखेंगे। यानी कि यहां पर आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस आज करने वाले हो ना, वो सभी के सभी ट्रांजैक्शंस कैश की और बैंक की, दोनों की ही आप रिकॉर्ड करोगे कैश बुक में, जिसे हम कैश बुक 2 कॉलम कहते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया है यहाँ पे, हालांकि ऑलरेडी मैं इसको बेस वीडियो में समझा चुका हूँ इंट्रो को। अब हमारा जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपकी बुक का, आज इसको कवर करेंगे। ठीक है ना। ध्यान रखना, ये वाली साइड जो लेफ्ट साइड है वो डेबिट कहलाती है, और जो राइट साइड है ना, ये आपकी क्रेडिट कहलाती है। ठीक है ना। सबसे पहले एंट्री पढ़ते हैं। देखो, 2025 चल रहा है और 1 अप्रैल की बात है, और बिजनेस हमने स्टार्ट नहीं करा, बिजनेस ऑलरेडी कंटिन्यूड है। ये कैसे पता चलेगा? देखो, जब हम कभी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पैसा लाते हैं, लेकिन जब ऑलरेडी बिजनेस कंटिन्यू हुआ पड़ा होता है तो पिछले साल का कुछ पैसा बच जाता है, उसको इस साल कंटिन्यू करके अगले साल के लिए लाते हैं, फॉरवर्ड करते हैं उस बैलेंस को। तो यहाँ पर जब आपको लिखा हुआ है ना कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, इसका मतलब पैसा पड़ा हुआ था हमारे पास, उसको अगले साल बिजनेस चलाने के लिए लेकर आए हैं, अगले महीने मान लो, अगले साल मान लो। तो कैश और बैंक दोनों का बैलेंस पड़ा हुआ है। अच्छा, दोनों का ध्यान रखना एक चीज और, कि कैश और बैंक दोनों ही एसेट्स बैलेंस है, तो दोनों का ही जो बैलेंस बचा हुआ होना चाहिए ना, वो दोनों का ही बैलेंस पॉजिटिव साइड बचा हुआ होना चाहिए, डेबिट साइड बचा हुआ होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव बैलेंस होगा तो इस साइड से ओपन होगा, राइट साइड पे, क्योंकि आपको पता है कैश और बैंक हमेशा पॉजिटिव डेबिट साइड पे बैलेंस ओपन होते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ क्या लिखना है, ध्यान समझना, यहाँ आपको लिखना है टू बैलेंस बीडी। ठीक है ना। और उसके बाद हमें कैश में कितना बैलेंस है हमारे पास, 15,000 रुपए हमारे पास कैश में बैलेंस है, और बैंक में 50,000। तो मेरे भाइयों देखो, ये कैश की कॉलम में कैश का बैलेंस, बैंक के कॉलम में बैंक का बैलेंस, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड एंट्री पे चलते हैं। देखो, अब हुआ क्या, हमने गुड्स खरीदे कैश में। सेकेंड एंट्री कहती है कि गुड्स खरीद लिए कैश में, कैश में गुड्स खरीद लिए। ठीक है ना। 2 अप्रैल की एंट्री है। अब देखो 3 मार्च की, अच्छा ये मार्च की एंट्री थी मेरे भाई, अच्छा ये 1 मार्च की एंट्री थी। ठीक है जी, 1 अप्रैल नहीं था ये। ठीक है, ठीक है। अब आपको कहता है 3 मार्च को हमने गुड्स खरीद लिए 6,000 रुपए के, 6,000 रुपए के गुड्स खरीदे कैश में, यानी कि पैसा गया, क्या गया, कैश में गया, कैश में गया। अब देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना, पहले यहाँ डेट लिख दो। पैसा गया तो आपको पता है क्रेडिट में जाएगा। यहाँ पे आप लिखो किस रूप से गया, परचेज करा है तो परचेज के नाम से भेज दो, परचेज अकाउंट। ठीक है ना। अब कैश का गया या बैंक का गया, कैश का गया, कितना रुपया गया, 6,000 रुपए, बस इतना, और कुछ नहीं। और आप चाहो तो जिस तरफ आप एंट्री नहीं कर रहे उस तरफ आप डैश ऐसे लगा सकते हो कि हाँ जी इस तरफ एंट्री नहीं हुई है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। कहता है बैंक में 5 मार्च को ना हमने बैंक में पैसा जमा करा दिया 5,000 रुपए, बैंक में पैसा जमा करा दिया 5,000 रुपए, बैंक में पैसा, तो कुछ समझना, ये वाली एंट्री बहुत अच्छी, ध्यान समझना। मतलब बैंक में पैसा जमा करा दिया तो बैंक प्लस हो गया, यानी कि डेबिट हो गया। लेकिन बैंक में पैसा जमा कैसे करा होगा, जायज बात है, आपके पास नगद कैश पड़ी होगी, आपने वो कैश माइनस करी होगी, कैश क्रेडिट हुई होगी, यानी कि कैश से पैसा चला गया, कैश हो गया क्रेडिट, और बैंक में पैसा आ गया। अब पॉइंट पता है क्या है, जब सिंगल कॉलम बनाते थे ना तो ये ट्रांजेक्शन करनी बड़ी आसान थी, क्योंकि सिर्फ कैश के एस्पेक्ट लिखते थे। लेकिन अभी तो आप बैंक और कैश दोनों ही लिख रहे हो। बेटा ये एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में पक्का ये एंट्री तो आनी है, एक ना एक एंट्री तो ऐसी आएगी। अगर पूरा कैश बुक आएगा उसमें एक एंट्री तो होगी। तो अब उसको समझते हैं। अब देखो, बैंक प्लस हुआ है और कैश माइनस हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो मैं पहले इस एंट्री को अच्छे से समझ लेता हूँ। ठीक है ना। पैसा जमा कराया हमने, पैसा जमा कराया हमने बैंक में 5,000 रुपए, यानी कि बैंक प्लस हो गया 5,000, तो बैंक तो डेबिट हो रहा है, तो बैंक डेबिट हो रहा है कैश के नाम से, और कैश क्रेडिट होगा बैंक के नाम से। तो बैंक डेबिट होगा पहले कैश के नाम से, और कैश क्रेडिट होगा बैंक के नाम से। अब देखो इसमें कंफ्यूजन होती है, इसलिए इसको थोड़ा समझना। ये चीज हो गई। देखो, बैंक डेबिट हुआ कैश के नाम से, कैश क्रेडिट हुआ बैंक के नाम से, तो बैंक हुआ है डेबिट,
बैंक हुआ है डेबिट, बैंक हुआ है डेबिट, 5 अप्रैल की एंट्री है, बैंक हुआ है डेबिट, बैंक के कॉलम में लिखना क्योंकि बैंक डेबिट हुआ है। कैश हुआ है क्रेडिट, कैश के कॉलम में लिखना 5 अप्रैल की एंट्री, और दोनों पूरी कैश बुक में आएगी और ये एंट्री कहलाएगी कॉन्ट्रा एंट्री। जब भी आप कैश जोड़ो बैंक माइनस करो, या बैंक जोड़ो कैश माइनस करो, बैंक और कैश दोनों के एस्पेक्ट एक साथ रिकॉर्डेड हो, कैश और बैंक दोनों के, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार फिर से समझ लो। बैंक हुआ क्या? डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे, बैंक अकाउंट को देखो डेबिट करा है मैंने, लेकिन नाम कैश का आएगा, और कैश हुआ है क्रेडिट, नाम बैंक का आएगा, उल्टा नाम, और कैश के कॉलम में होगा। तो बस ये कंफ्यूजन मत रखना, एंट्री पे फोकस करना, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट कहता है 8 मार्च की सेल है, कहता है 8 मार्च की एंट्री है, कहता है कैश सेल्स है 10,000 रुपये। कैश सेल्स मतलब माल बेच दिया, माल बेच दिया इसका मतलब पैसा आया, माल गया। तो हमारी ये एंट्री है 8 मार्च की, पैसा आया है तो 8 मार्च को, अच्छा ये मार्च था, ठीक है, कंफ्यूजन हो गए 2 बार, ये मार्च है जी, ध्यान रखना ये सब मार्च है, ओके। 8 मार्च को पैसा आ रहा है, किस रूप में आ रहा है? सेल्स के रूप में आ रहा है, सेल्स अकाउंट, और कैश जुड़ रहा है, कैश, इस तरफ को एंट्री नहीं थी डैश, इस तरफ को एंट्री नहीं थी डैश, ठीक है ना, कैश के रूप में आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा ये वाली एंट्री 5,000 की थी, ठीक है, ये दोनों एंट्री 5,000 की थी, ओके। अमाउंट गलत लिखिए, बाकी एंट्री सही थी। आगे चलते हैं। कहता है कैश सेल्स हो गई 10,000 रुपये, कैश सेल्स हो गई 10,000 रुपये, तो कैश में पैसा आ रहा है 10,000 रुपये, इस तरफ कुछ नहीं आ रहा, कोई एंट्री नहीं, बस खत्म, कैश प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, बस कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम में कुछ नहीं होगा। इसके बाद एक चेक इशू करा 18 मार्च की डेट का, जो 2025 का है, चंदर को, ठीक है ना, 10,000 रुपये का। अच्छा देखो मेरी बात ध्यान समझना, अब आप इस चीज को क्लियर करना। आपने आज चेक इशू करा, चेक इशू करा, कैश से पैसा गया बैंक से, आपको बैंक से जायज बात है, बैंक से पैसा गया, लेकिन आज 8 मार्च है और चेक इशू हुआ है 18 मार्च के लिए, 18 मार्च की कोई पेमेंट होनी है उसके लिए। देखो आज आपके यहाँ से चला गया ना, आप अपनी दुकान में या अपनी बिजनेस में चिट्ठे पे तो यही बना के लिखोगे ना कि मेरी तरफ से तो चला गया, भले इसकी पेमेंट कभी भी हो, मेरी तरफ से चला गया। तो आपकी तरफ से बैंक गया है, कैश नहीं गया, बैंक गया है। इशू करने का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है, इशू करना मतलब पैसा देना। तो पैसा गया, ठीक है ना, और पैसा गया 8 मार्च को, तो पैसा गया किस कॉलम से? बैंक के कॉलम से। बैंक के अंदर से यहां से 10,000 रुपये लिखो, यहाँ डैश, और किस बंदे को गया? चंदर को गया, चंदर है, चंदेर है, चंदर अकाउंट, ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो ये चेक जो आपने इशू करा हो सकता है कल को फेल भी हो जाए, वैसे तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा तब की तब देख लेंगे। अगला 10 मार्च की एंट्री कहता है कैश ना विड्रॉ करे बैंक से, मतलब कैश निकाला बैंक से, यानी कि कैश आ गया और बैंक कम हुआ, लेकिन किसके यूज के लिए ये भी पढ़ लेना। कह रहा है बैंक ऑफिस यूज के लिए, मतलब बिजनेस के लिए। तो बिजनेस में हमने क्या करा है, 10 मार्च को 2,000 रुपये से बैंक से पैसा निकाला, बैंक से पैसा निकाला तो पैसा कैश में आया, पैसा कैश में आया तो कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक कम हो गया तो बैंक हो गया क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। कैश डेबिट हुआ है यानी कि कैश के कॉलम में डेबिट में लिखना, और बैंक क्रेडिट हुआ, बैंक के कॉलम में क्रेडिट में लिखना, ठीक है ना। और कितने रुपए का? 2,000 रुपए का 10 मार्च। तो पहले 10 मार्च, ठीक है ना, और आप समझ गए होगे कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश और बैंक दोनों के ट्रांजेक्शन है। तो कैश हुआ डेबिट, तो कैश डेबिट हुआ, लेकिन नाम तो बैंक का होगा, है ना, तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। और कैश डेबिट हुआ है 2,000 रुपए, और बैंक क्रेडिट हुआ है, तो बैंक क्रेडिट हुआ है किस नाम से? कैश अकाउंट के नाम से, है ना, उस उल्टा नाम आएगा। और बैंक क्रेडिट हुआ, बैंक क्रेडिट हुआ तो बैंक से 2,000 रुपए कम करो, इस तरफ डैश, और ये हमारी एंट्री हो गई खत्म। और ये हमारी एंट्री है 10 मार्च की, इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रा एंट्री, ताकि हम समझ सके, है ना, कि कॉन्ट्रा एंट्री है। आगे देखें 12 मार्च की एंट्री है, कहता है कैश आया दामिनी से 3,000 रुपए का, उसके बाद ना उसको हमने ड्यू थे उसके 100 रुपए उसको डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब पैसा हमारे पास टोटल 3,000 आ रहा है, और पता चला कि 100 रुपए का इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, लेकिन पैसा तो 3,000 आ रहा है ना। हमारा तो मेन फोकस ये होना चाहिए, ये 100 रुपए आ रहे हैं कैश बुक के लिए तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट है, इसको हम क्या ही लिखेंगे, है ना। बाकी अलग से इसकी एंट्री आप चाहो तो लिख सकते हो, अलग से इस एंट्री को लिख सकते हो,
लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं प्रॉपर एंट्री बोलूं तो क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा पैसा आ गया, कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। किससे आया? टू दामिनी, दामिनी से आया। अच्छा, लेकिन दामिनी को देना तो 3100 रुपये होगा ना, भले ही आया मेरे पास 3000 है। हाँ जी सही बात है, तो मैंने डिस्काउंट भी अलाउ करा है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 रुपए। ये प्रॉपर अगर जर्नल करता तो ये प्रॉपर एंट्री हुई होती, समझ रहे हो। लेकिन हम तो जर्नल नहीं बना रहे, हमें तो सिर्फ इस कैश पे ध्यान देना है कि कैश अकाउंट में डेबिट में 3000 लिखेंगे और नाम क्रेडिट वाले का सिर्फ दामिनी का लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा डिस्काउंट की भी एंट्री हुई है, वो बात अलग है, उसको हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। हाँ, पर अगर हम एक फुल फ्लेज अकाउंट बना रहे हो तो हमें इसको अलग से, दामिनी को जो हमने 100 रुपए का डिस्काउंट देना वो अलग से हमें लिख के दिखाना पड़ेगा, है ना, ये बात का ध्यान रखना। अभी फिलहाल आपको देखो मैं समझा चुका हूँ, पैसा आया है दामिनी से आया है, पैसा आया है तो डेबिट किस नाम से, दामिनी के नाम से, ठीक है ना। और क्या डेट है, 12 मार्च की डेट है, ठीक है ना। और कैश आया है, कैश कितने रुपए का आया है, 3000 रुपए का, भले कम आया हो ज्यादा हो उससे नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट एंट्री कहता है चेक आ गया निमरत से 2000 रुपए का और उसको 75 रुपए का ड्यू अलाउ करा, डिस्काउंट छोड़ो ना, 2000 रुपए आ गया, ठीक है ना। तो निमरत से आया इस बार। अच्छा, ये जरूर देख लेना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये जरूर देख लेना, चेक आया है इस बार चेक आया है। चेक आया है तो कैश नहीं आया, चेक आया है, चेक आया है मतलब बैंक आया। अच्छा देखो बेटा, एक और प्रॉब्लम हो सकती है, इस बात का भी ध्यान रखना कि जब भी कभी चेक आए तो हो सकता है कि डायरेक्ट वो चेक ना हमने बैंक में ना जमा कराया हो। दो केस बनते हैं, देखो मैं समझाता हूँ। किसी से अगर सामने से मैं चेक रिसीव कर रहा हूं तो दो केस है। एक केस चेक आया और उस एंट्री का कहने का मतलब ये है कि चेक आया मतलब डायरेक्ट बैंक प्लस कर दो। लेकिन कभी कभी इसी एंट्री का मतलब ये भी होता है कि चेक आया और फिर पता क्या करता है, हम तो लिख देते कि हाँ जी बैंक प्लस हो गया, लेकिन 3 एंट्री बाद पता क्या कहता है, कहता है जो चेक आया था ना वो अब बैंक में जमा करा रहे, और हम फंस जाते हैं, हम कहते हैं अरे ये क्या, हम तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बेटा जब भी चेक आए ना आपके पास कहीं से, तो जरा देख लेना कि आगे जाके वो चेक कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं बाद में जाके बोला जा रहा हो कि चेक आया और अब जाके बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं। तो एक बार चेक कर लेते। देखो निमरत का चेक अगर कहीं लिखा हुआ हो तो कहीं पर भी नहीं लिखा निमरत का चेक, इसका मतलब कि जो भी हमारा चेक हमने निमरत को दिया है वो सेफ है, हाथों हाथ बैंक में आया है। तो यहाँ टू निमरत सही लिखा है हमने, और निमरत की हमारी एंट्री है 15 मार्च की, 15 मार्च की हमारी एंट्री है, और 2000 रुपए का बैंक प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आगे जाके किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि वो चेक हाथों हाथ बैंक में ना जमा कराया, वो आगे जाके करा तो तब की तब करा देंगे, अभी तो है नहीं, तो छोड़ो, अगले क्वेश्चन में आएगा वो केस, ठीक है ना। नेक्स्ट एंट्री कहता है एक पोस्ट डेटेड चेक था, ठीक है ना, जिसकी डेटेड थी 23 मार्च, ठीक है ना, और वो आज हमें रिसीव्ड हुआ है। पोस्ट डेटेड चेक दीपक से 5000 रुपए का। अब देखो वही प्रॉब्लम आ गई, है ना। 18 मार्च की आज एंट्री है और 18 मार्च को मैं कह रहा है कि पोस्ट डेटेड चेक आ गया हमारे पास, पोस्ट डेटेड चेक आ गया। उससे देखो मैं क्या कह रहा हूं, पोस्ट डेटेड आए जो भी लिखा हुआ है इट डज नॉट मैटर, आ गया ना बैंक प्लस। लेकिन अभी अभी बोला देख लेना कहीं आगे जाके उसका चेक बैंक में ना जमा करा रहे हो। तो पता क्या हुआ, 18 मार्च को तो बोल दिया कि एक पोस्ट डेटेड चेक आ गया और 5000 रुपए का आ गया, ठीक है ना। और फिर पता क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं उस 23 मार्च को उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करा दिया, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक था, यानी कि आगे का चेक था, है ना, मतलब बाद में जाके रिसीव्ड होना था, ये अभी नहीं होना था। तो पोस्ट डेटेड 23 मार्च का चेक था, 18 मार्च को आ गया, तो जमा तो इसको 23 को ही कराएंगे क्योंकि 23 मार्च का पोस्ट डेटेड चेक है, तो 23 मार्च को कराएंगे। लेकिन आज चेक आ गया तो एंट्री तो करनी पड़ेगी ना, तो आज चेक आया है, ये बात ध्यान रखना, चेक आया है तो एंट्री समझते। देखो इस एंट्री को कैसे लिखोगे आप, ध्यान समझना। आज आपके पास चेक आया है तो एंट्री क्या होगी, बड़े ध्यान समझना, कि पैसा नहीं आया तो आप इसे लिखोगे कि चेक इन हैंड आया है, चेक इन हैंड आया है, अकाउंट डेबिट। देखो जो जो मेरा जर्नल कर चुके होंगे ना आराम से, उन्हें सारी बातें समझ में आ रही होगी, पर मैं फिर भी ऐसा समझ रहा हूँ, मान लो भाई साहब ने जर्नल नहीं करा मेरे साथ, तो फिर भी मैं एक बेसिक तरीके से चल रहा हूँ। चेक आया और किससे आया, दीपक से आया, तो दीपक की उधारी कम हो गई, तो दीपक को आज हमने बरी कर दिया कि जाओ दीपक तुम आजाद हो, तुम्हारा चेक आ गया। हाँ वो बात अलग है, तुम्हारा चेक हम अभी बाद में जमा कराएंगे। अब बाद में जब आप बैंक के पास जाओगे, लो जी चेक, तो चेक गया, क्या आया, अब पैसा आएगा। तो ये तो 18 मार्च की एंट्री हो गई, और 23 मार्च को आप इसी का चेक से पैसा ले लोगे, यानी कि 23 मार्च को आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और किस वजह से होगा,
क्योंकि वो चेक इन हैंड आप दे चुके होगे बैंक को। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये 18 मार्च की एंट्री होगी, 23 मार्च की। क्या इसमें कहीं भी कैश या बैंक के ट्रांजैक्शन है? बेटा ध्यान रखना, चेक इन हैंड डजंट मीन इट इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ कैश और बैंक। नो, इट इज जस्ट कि कोई चीज आपके हाथ में है, तो ये ट्रांजैक्शन कैश और बैंक की दोनों ही नहीं है, इन दोनों को ही नहीं लिखोगे। लेकिन जब आप इसको 23 मार्च को जमा कराओगे तो वहां पे आपको ये बैंक सुनहरा सा शब्द नजर आ रहा है, जिसको आप ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करोगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे 23 मार्च को। ध्यान रखना, 23 मार्च को बैंक में रिकॉर्ड करोगे। टू बैंक है, बैंक डेबिट हुआ है कैश चेक इन हैंड के नाम से, तो वहां पे आप लिखोगे बैंक टू चेक इन हैंड, ठीक है ना। और कितना रुपया मेरे भाई, और ये हमारा रुपया था, इसका रुपया पढ़ लेते हैं, कितना रुपया था, ये हमारा था 5,000 रुपए, तो बैंक प्लस हो जाएगा 5,000 से, कैश में कोई लेना देना नहीं। ये वाली एंट्री होगी रिकॉर्ड, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसकी नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। इसके बाद 23 मार्च की एंट्री हो गई है ना, मतलब ये 18 मार्च की थी, इसके बाद एक्चुअल में जो करनी थी वो 23 को करनी थी, अगली 23 की थी तो वो हो गई हमारी। अब 24 पे चलते हैं। कहता है इशू कर दिया चेक। चेक जब भी इशू करो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पैसा जा रहा है। अब एक सवाल आ सकता है कि भैया चेक ले रहे थे, तो फिर एक बार हो गया कि एक बार डायरेक्ट बैंक में आ गया और एक बार हो गया कि हाथ में रख लिया, फिर 2 दिन बाद जमा करा रहे हैं। मैंने कहा सही बात है, तो क्या भैया हम ऐसा भी सोचें कि जब हम किसी को पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करते हुए भी यही सेम सिचुएशन हम फेस कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं। जब आप किसी को पैसा दे रहे हो ना, तो बेटा ध्यान रखना, पैसा दिया गया, पैसा दिया गया, चेक मतलब चेक, चेक दिया गया, वो चेक को घर में सजाए, फ्रीजर में रखे, एसी में उसको सुलाए, या जो भी करे, या छूटते बैंक में जमा करा दे, हमें नहीं फर्क पड़ रहा, हमने दे दिया, हमारे यहां से पैसा गया। एक्चुअल में तो देखो, आप बना रहे हो बुक अकाउंट्स, आप अकाउंट्स बना रहे हो, एक्चुअल में तो आपके बैंक से पैसा भी जाएगा नहीं, आप तो भी चेक दे रहे हो, लेकिन आप अपनी किताबों में तो लिखते हो ना कि जी चेक चला गया, पैसा चला गया, कैश माइनस हो गया या बैंक माइनस हो गया। भले पैसा आपको सही में ये पता है कि 2-3 दिन बाद जाएगा आपके बैंक अकाउंट से, तब तक तो इंतजार छोड़ना करोगे, आपने तो लिख के दे दिया ना, तो आप मान चुके हो गया, समझ रहे हो, तो गया, समझ रहे हो। तो चेक इशू कर दिया हमने चंदर को चेक इशू करा हमने 2,500 रुपए का, और उसको कुछ डिस्काउंट दिया है। अच्छा, उसने डिस्काउंट दिया है हमें। देखो मैं वो कहता रहा हूँ कि डिस्काउंट वाली बातों को इग्नोर करो, कितना पैसा आ रहा है जा रहा है उस पर ध्यान दो। तो चंदर को हम 24 मार्च को पैसा दे रहे हैं मेरे भाइयों 2,500 रुपए, तो पैसा दे रहे हैं बैंक से, चेक दे रहे हैं, ठीक है ना। 2,500 रुपए का चेक जा रहा है, बैंक माइनस हो रहा है, बैंक माइनस हो रहा है, 2,500 रुपए का ही हो रहा है। और कौन सी एंट्री थी? 24 मार्च की, 24 मार्च की अपनी एंट्री है, और चंदर को जा रहा है, देखो चंदर को ऑलरेडी पहले ही पैसा दिया था, अब चंदर को फिर से 2,500 रुपए का चेक दे रहे हैं। उसके बाद विड्रॉ करा बैंक से, यानी कि माल निकाला, पैसा निकाला, लेकिन पता क्या कह रहा है? कह रहा पर्सनल यूज के लिए। अच्छा, पैसा निकल गया तो बैंक तो क्रेडिट हो गया, बैंक तो क्रेडिट हो गया टू बैंक अकाउंट, लेकिन वो पैसा कैश बिजनेस में नहीं आया, मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया, तो हमें क्या लेना देना? हम तो उसे ड्राइंग लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब इसे कॉन्ट्रा एंट्री मत कह देना, क्यों? कि कैश और बैंक नहीं है, यहाँ पे जो पैसा जा रहा है वो मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है, सिर्फ बैंक की एंट्री जाएगी, बैंक क्रेडिट हो रहा है, ठीक है ना, बैंक कम हो रहा है, ठीक है ना, तो बैंक कम हो रहा है, सिर्फ उसके ट्रांजैक्शन करो। कितनी तारीख की? 27 मार्च की। 27 मार्च बैंक से पैसा कम हो रहा है, किस नाम से? मालिक के नाम से, और मालिक की उस एक्टिविटी को ड्राइंग अकाउंट कहते हैं, ठीक है ना। और बैंक से पैसा कम हो रहा है बेटा, बैंक से कितना रुपया कम हो रहा है? 1,500 रुपये कम हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे, नेक्स्ट एंट्री, ठीक है ना। इसके बाद 28 मार्च की एंट्री कहता है गुड्स बेच दी अशोक को, अशोक को 40,000 रुपए गुड्स बेच दिए, कुछ लिखा ही नहीं, ना कैश लिखा ना बैंक लिखा, इसका मतलब उधार में बेच रहे हैं, ट्रांजेक्शन मत रिकॉर्ड करना, समझ में आया, ठीक है ना, कोई एंट्री नहीं होगी। चलो आगे, नेक्स्ट आपको कहता है गुड्स खरीदे चंदर से। अब चंदर से गुड्स खरीद लिए, उधार में खरीद लिए क्योंकि कैश बोला ही नहीं है, चलो इसकी भी कोई एंट्री नहीं। आगे कह रहा है जो अशोक को गुड्स बेचे थे ना 40,000 रुपए के, उसमें से 2,000 रुपए आए और बैंक में जमा करा दिए, 2,000 रुपए आए और बैंक में जमा करा दिए। तो बेटा बड़े ध्यान समझना, इस मेरी बात को ध्यान समझना कि कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, क्या कि अशोक से पैसा आया और बैंक में जमा करा दिया, तो क्या भैया जब पैसा आया तो ऐसा लिखेंगे कि कैश आया फिर बैंक में जमा कराया फिर अलग से लिखेंगे ऐसा एंट्री को? मैं कहा नहीं, कुछ मत करो ऐसा, डायरेक्ट ऐसा समझ लो कि अशोक से पैसा आया वो बैंक में ही आया, तो अशोक से पैसा आया बैंक में आया, अशोक से पैसा आया बैंक में आया, बैंक प्लस कितना प्लस? 2,000 रुपए प्लस, 2,000 रुपए प्लस किसके नाम से? अशोक के नाम से,
और बाकी सब डैश। ये हमारी एंट्री है 31 मार्च की, और कोई एंट्री नहीं है। कैश बुक 2 कॉलम खत्म। अब ऐसे नहीं खत्म, अब प्रॉपरली समझना है इसको। अब तो इसका क्या करना पड़े, ध्यान से देखना। अब इसको, अब इसकी करनी है बैलेंसिंग, ठीक है ना। नीचे वाली लाइन थोड़ी सी डबल होती है, पर इतनी भी बड़ी नहीं, थोड़ी छोटी डबल इस तरीके से ना। और सेम उसी जगह, कहीं इसको ऊपर मत बना देना, बिल्कुल इसी जगह पैरेलल ऐसे, समझ रहे हो, इस तरीके से। तो आपको अज्यूम करना है किसका बैलेंस बढ़ा है। जायज बात है, कैश का तो ये बैलेंस बढ़ा। देखो दोनों को अलग अलग नोटिस करना, पहले कैश को इधर नोटिस करना, बैंक को इधर। कैश का 15 10 25, 25 और 5 30, 30,000 है कैश का। पहले कैश पे चलते हैं, और इधर 30,000 डाल दो, और इधर 30 में से 6 और 5 11 माइनस कर दो, 19,000 पे बच गया। ठीक है, छोड़ दो उसको भी, अभी छोड़ दो। इस तरफ देखो, ये ज्यादा, ये ज्यादा, आपको पता है यही ज्यादा लग रहा है। 50 और 50 और 5 55, 55 और 9, 55 और 9 64,000 रुपए, यहाँ पे 64,000 रुपए, ठीक है ना। और 64 में से 4 और 2 6, 6 10 16,000 घटाना है। 64 में से 16 घटाओगे 48,000 बचेगा। और ये जो बैलेंस आपका है ये बचा है, इसीलिए आप इसे कहोगे बैलेंस सीडी। बेटा ध्यान रखना, ये 31 मार्च को क्लोज होगा, ठीक है ना। अगले साल, अब तो साल चेंज होने वाला है, अब अगला हो जाएगा 2, क्योंकि ये बैलेंस यहाँ जाके बैलेंस बीडी बन जाता है। कितना, 19,000, 48,000, और ये होगा 1 अप्रैल का एंट्री। तो ये बेटा इस तरीके से 2 कॉलम करते हैं। लेकिन देखो, अभी मैं आपको जब ये करा रहा था तो मैंने कहा एक बार रुक रुक के चेक करो, एक एक करके चेक करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस तरफ इसका ज्यादा आ जाए और उस तरफ बैंक का ज्यादा आ जाए। तो हो सकता है किसी का बैलेंस सीडी यहाँ है, किसी का बैलेंस सीडी यहाँ है, ऐसा हो सकता है। आगे के क्वेश्चनों में फेस कर लोगे ये सिचुएशन। अभी फिलहाल बेटा मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको कुछ क्वेश्चन अच्छे समझ में आ सके। जो समझ में ना आए कमेंट में आराम से लिख देना, जो भी सारी चीज होगी देख लेंगे क्या दिक्कत है क्या नहीं है, ठीक है। और इसके बाद चलेंगे हम इसके इलस्ट्रेशन 5। मेरे भाइयों, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में हमने एक बेसिक तरीके से 2 कॉलम कैश बुक को समझने की कोशिश करी है। इसको ना साइड बाय साइड कैसे करना, अगर आप इसका प्रीवियस पार्ट देखकर आ रहे हो इलस्ट्रेशन, तो आप इसको क्या करना ना, साइड बाय साइड अपनी कॉपी रख के चलना। नहीं तो जैसे ही मैं सिचुएशंस बोलूं, एंट्रीज बोलूं, तो कोशिश करना कि आप मुझसे पहले आंसर सोच पा रहे हो, और ट्राई करना, पोज करना और अपना एंट्री करके देखना, और सोचना कि साइड बाय साइड सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। समझ रहे हो। जैसे सबसे पहली एंट्री है, देखो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। अब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो अपना जो सबसे पहले देखो, इन द बुक ऑफ, जो भी नाम है जिस बंदे का बुक, जैसे ये है आरडी स्टेशनरी हाउस, थोड़ी जगह कम है तो मैं लिख नहीं रहा, बाकी नीचे कैश बुक 2 कॉलम आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हो डबल कॉलम कैश बुक, जैसे इस बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। अभी एंट्री है जो सबसे पहली अपनी, उसमें अपने वो कहता है कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इसका मतलब ये जो बिजनेस है वो अभी शुरू नहीं हुआ, ऑलरेडी बैलेंस दे रखे हैं, बिजनेस कंटिन्यू होता हुआ आ रहा है। 1 अप्रैल 2025 की एंट्री है, 2025 1 अप्रैल। और अज्यूम करा जाता है मेजरली क्वेश्चन में कि ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव ही दियो, नेगेटिव ना दियो। अगर नेगेटिव दिए होते तो यहां से शुरू होते, यहाँ होता बाय बैलेंस बीडी, बीडी ही शुरू होता। अब देखो कैश इन हैंड 80,000 है, कैश एट बैंक 1,10,000 है, तो पहले तो अपन यहां लिख देंगे 2 बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउनवर्ड, ठीक है ना। और कैश है 88,000 और बैंक है 1,10,000, मैंने 80 बोल दिया था, 88 है, 88 है। इसके बाद 3 अप्रैल को एंट्री हुई है, कहता है गुड्स खरीदे हैं अमर से चेक के अगेंस्ट, चेक कर आ जाओ। तो 3 अप्रैल चेक मतलब बैंक से पैसा जा रहा है, मतलब किसी से गुड्स खरीद रहे हैं, माल आ रहा है, जाके आ रहा है, पैसा जा रहा है बैंक से, बैंक से पैसा जा रहा है। तो बैंक, अपने को तो ट्रांजैक्शन में इतना ध्यान देना चाहिए, बैंक से पैसा जा रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। किस नाम से, किस नाम से, परचेज नाम से, और कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे, बाय परचेजेस अकाउंट। और अपनी एंट्री है ये 3 अप्रैल की, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे, बाय परचेजेस अकाउंट 3 अप्रैल खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो परचेजेस अकाउंट, ठीक है ना। और परचेजेस अकाउंट कितना हो जाएगा, अमर से खरीदा है चेक, ठीक है ना, 14,000 रुपये, बस खत्म। देखो यहाँ एक और चीज हो सकती थी कि गुड्स खरीदा है और पेमेंट करी है अमर को चेक में। हम गुड्स खरीद रहे हैं बैंक में, जब ऑलरेडी बोल दिया तो कैश और बैंक वाली ट्रांजैक्शन है, तो परचेज लेना देना, किससे खरीदा ये नहीं फर्क पड़ रहा। अगला कहता है कैश परचेज करी 16,000 रुपए की और ट्रेड डिस्काउंट मिला 5%। अब बताया नहीं, अब देखो 16,000 है, 16,000 है, ठीक है,
और कैश में खरीदा है तो भैया ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ेगा। और उधार में खरीदता ना, पड़ता भी नहीं मैं इसे। 16,000 है, ट्रेड डिस्काउंट 16,000 का 5%। भाई देखो 16%, अगर कभी भी आपको 5% निकालना हो तो पहले 10% निकाल लेना, क्योंकि 10% का आधा 5% होता है। 10% कैसे निकलेगा, पीछे की एक संख्या हटा दो, 1600। 1600 का आधा कर दो, क्योंकि 10 का आधा 5, तो 1600 का आधा 800, मतलब 800 रुपए डिस्काउंट है इसका। ठीक है ना, इस तरीके से आप डिस्काउंट निकालोगे कभी भी। ठीक है ना, तो 800 डिस्काउंट होगा, यानी कि 15,200 रुपए में पैसा मैंने खरीदा है। ठीक है ना, कैश परचेज हुई है 15,200। तो 15,200 हुई है और ये कैश परचेज है, कैश से माल गया है। तो ये एंट्री है मेरी 9 अप्रैल की, डायरेक्ट 9 अप्रैल की एंट्री है। बाय फुल सेम नाम, परचेज, है ना, किसी से खरीदना उससे नहीं फर्क पड़ता, अगर कैश है तो बस वही, है ना। कितना, 15,200 रुपए दिया मैंने कैश में, क्योंकि 5% डिस्काउंट लिया। बाकी कुरियर चार्जेस पे कर दिया 1,000 रुपए, तो पैसा गया कैश क्रेडिट, पैसा गया कैश क्रेडिट बाय किस नाम से, कुरियर चार्जेस के नाम से। ठीक है ना, और ये अपनी एंट्री है मेरे भाइयों 10 अप्रैल की, 1,000 रुपए कैश चला गया, डैश डैश। नेक्स्ट एंट्री 12 अप्रैल। तो जो अपनी 12 अप्रैल की एंट्री है वो कहता है कैश सेल्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। 1,00,000 रुपए की कैश सेल्स हुई है और उसको बैंक में जमा कराया। बेटा देखो ये बहुत अच्छी एंट्री है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है ना, मतलब अपन कैश में तो सेल्स कर रहे हैं, तो सेल्स तो कैश में होगी, लेकिन फिर उसको बोल रहा है बैंक में जमा करा दिया पैसा। ठीक है ना, तो अपनी 12 अप्रैल की एंट्री पे चलते हैं। कहता है कैश सेल्स डिपॉजिटेड इन बैंक। कैश सेल्स का मतलब तो सेल्स हुई है और पैसा कैश में आया है, लेकिन उसके तुरंत बाद पता क्या कह दिया, कह रहा डिपॉजिटेड इन बैंक। कैश सेल्स हुई, उसकी कोई अगली एंट्री नहीं लिखी उसी में, कह रहा कैश सेल्स एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। इसका मतलब माल कैश में बेचा, कैश में बेचा, कैश आया, बैंक में जमा करा दिया। मेजरली हुआ क्या, सेल्स तो हुई, किस नाम से, बैंक के नाम से। ऐसा आप चाहो तो समझना चाहो तो ऐसे समझ लो कि कैश सेल्स हो गई पहले, तो आप एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और उसके बाद देखो ध्यान समझना, उसके बाद उसी कैश को बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक प्लस हो गया, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, और वो जो कैश थी वो चली गई। अगर आप चाहो तो ये पूरी एंट्री एक ही है पूरी एंट्री, और आप देखो कैश अकाउंट पूरा डेबिट और कैश अकाउंट पूरा क्रेडिट काट दो। अब अपनी दो एंट्री पे फोकस करो, डेबिट क्या हुआ है एक्चुअल में, बैंक अकाउंट, और क्रेडिट क्या हुआ है, सेल्स, क्योंकि आपको पता है डेबिट से क्रेडिट कट जाता है। तो एक कैश अकाउंट पूरा डेबिट हुआ पड़ा था, कैश अकाउंट क्रेडिट खत्म, तो मेजरली एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब बैंक में पैसा आ रहा है, किस नाम से, सेल्स के नाम से। नहीं तो बेटा देखो ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही बताया आपको, समझना चाहो तो ऐसे समझो ना, पैसा कैश में आया लेकिन उसे तुरंत बैंक में जमा करा दिया, तो कैश में मत लिखना, क्योंकि अगली एंट्री होती तो लिख देते। तो तुरंत लिख दो यहाँ पे किस नाम से, सेल्स नाम से 1,00,000 रुपए बैंक में जुड़ गया तुरंत। ठीक है ना, और एंट्री हो गई अपनी 12 अप्रैल की। चलें आगे। अब आपको कहता है कैश विड्रॉ कर ली पर्सनल यूज के लिए, मतलब पैसा निकाल लिया, कैश निकाला, बैंक ने निकाला, कैश निकाला पर्सनल यूज के लिए, कैश कम हो गया, कितने रुपए कैश निकाल लिया, 8,200 रुपए। 14 अप्रैल की एंट्री है, 14 अप्रैल एंट्री, पैसा चला गया, कैश से कम हो गया, 14,200 रुपए कम हो गया, किस नाम से, मालिक के नाम से। मालिक को जब भी पैसा निकाले तो ड्रॉइंग्स अकाउंट लिखो, ठीक है ना, इस तरफ डैश। ठीक है जी, चले आगे। नेक्स्ट आपसे कहता है इसके बाद 15 अप्रैल की एंट्री। 15 अप्रैल की एक और एंट्री है, कहता है नरेश है एक डेटर, उसने आज कैश दे दी 6,000 रुपए, बैंक से चेक दे दिया 10,000 रुपए का, कह रहा 17,000 रुपए की सेटलमेंट थी, इतना रुपया दे दिया, और इसको हमने जो कैश थी ना इसमें से, उसको 6,000 रुपए को हमने बैंक में जमा करा दिया, दोनों को ही जमा करा दिया। मतलब ये तो ऑलरेडी चेक आया हुआ था, और ये जो 6,000 कैश आई थी उसको भी हमने कहा कि बैंक में जमा करा देते हैं। बेटा ध्यान समझना, कितने की सेटलमेंट से आ रहा हो पहली चीज तो उसको इग्नोर करो, पैसा कितना आ रहा है उस पर फोकस करो। अब यहाँ फिर वही सिचुएशन आ रही है कि भैया एक ही एंट्री में दो बात कही हुई है, तो क्यों ना हम ऐसा ही लिख दें कि हमारा बैंक डायरेक्ट प्लस हो रहा है 16 से, एक तो 10 से, और कल को जो 6 है ये भी बैंक में जा रहा है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट ये लिख दें कि नरेश से पैसा आया, कैश और बैंक नहीं आया,
नरेश से पैसा आया और तो टोटल बैंक में 16,000 रुपये आ गए, ऐसा क्यों ना लिख दें हम। देखो मैं आपको एक सुझाव दूंगा, आप चाहो तो वैसे कर सकते हो, पर आपको मैं कहूंगा कि नरेश आउटसाइडर है, सेल्स भी आउटसाइडर थी, ऑब्वियस सी बात है। 6,000 रुपये का कैश आया और बैंक आया, दोनों एंट्री चाहो तो लिख दो, दोनों एंट्री लिख दो कि भैया कैश भी आई, बैंक भी आया। किससे आया? नरेश से आया। और फिर अलग से उस एंट्री को दिखाओ कि उस 6,000 की जो कैश है अब उसको बैंक में जमा करा दिया। तो आप कहोगे भैया एक साथ नहीं लिख दें 16, डायरेक्ट बैंक में एक साथ लिख देते हैं। देखो आप अपने टीचर से एक बार पूछ सकते हो कि क्यों हम इसे एक साथ लिख दें, क्या दिक्कत है ना? ऐसे लिख दें नरेश, है ना, इस तरीके से स्कूल में टीचर से एक साथ लिख दें 16,000 रुपये डायरेक्ट, कैश और बैंक तो आ रहा है। पर पॉइंट पता है क्या है इसका? मतलब ये समझ में आ जाएगा कि आपका डायरेक्ट 16,000 बैंक में दिया नरेश ने, ठीक है ना। और यहां जरूरत लग रही है अलग अलग स्पेसिफिकली मेंशन करने की, यहां अलग अलग स्पेसिफिकली मेंशन कर दो कि 6,000 कैश आ रहा है, 10,000 बैंक आ रहा है, और फिर उसको हम अलग से जमा करा रहे हैं। हालांकि सेम डेट पे हो रही है, पर इतनी सारी चीजें हुई है इसमें। तो उसमें क्या ना, एक और चीज थोड़ा सा अगर चाहो तो देख सकते हो। जैसे उसमें भी क्या बोला था, कैश सेल्स डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश सेल्स हुई और बैंक में जमा करा दी। वो पूरा एक एक सेंटेंस था, ये पूरा एक सेंटेंस है, बट दो अलग अलग पार्ट्स में कवर कर रखा है। पहले पूरा सेंटेंस बोल दिया, फिर कॉमा लगा के फिर आगे की चीज बोल रहा है कि जो ये चेक था इसको भी बैंक में जमा करा दिया। इसका मतलब दो अलग अलग इवेंट हो रहे हैं थोड़े बहुत। वहां तो कैश सेल्स डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश सेल्स बैंक में जमा, कैश सेल्स हुई है मतलब सेल्स माल बेचा है कैश में और वो बैंक में जमा करा दिया, तो वो एक साथ लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर आपको ना नोट बना के अलग से दिखाना पड़ेगा कि भैया ये पैसा ना ऐसे। अभी हम क्या करते हैं ना, अलग अलग दिखाते हैं, क्योंकि अलग अलग पैसा आ रहा है ना शुरुआत में, तो पहले अलग अलग पैसा आ रहा है वो ले लो। तो पैसा किससे आ रहा है? नरेश से आ रहा है। 6,000 रुपये कैश आ रहा है, 10,000 रुपये बैंक आ रहा है। 15 अप्रैल को हादसा हो रहा है। इसके बाद उसी 15 अप्रैल को इस कैश को हटा रहे हैं और बैंक में जोड़ रहे हैं। तो बैंक में पैसा आएगा, तो एंट्री समझना, बैंक में पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश से पैसा जा रहा है कैश क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है कैश के नाम से, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है कैश के नाम से, बैंक अकाउंट प्लस हो रहा है 6,000 रुपये, और कैश क्रेडिट हो रहा है किसके नाम से? कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है किसके नाम से? बैंक अकाउंट के नाम से कैश क्रेडिट हो रहा है। तो बैंक को डैश छोड़ो, और कैश कितने का क्रेडिट हो रहा है? 6,000 रुपये का। 6,000 रुपये का कैश चला गया 15 अप्रैल की एंट्री। यानी कि आप इसको दो दो तरीके से करके लिखोगे। एट लास्ट हो क्या रहा है? 6 डेबिट 6 क्रेडिट, बात एक ही हो गई, है ना। और 16 डेबिट, बात एक ही हो गई। एट लास्ट बात एक ही है, बट प्रेजेंट करने के तरीके हल्के से फर्क है, ठीक है ना। आप जब एग्जाम में भी करोगे तो आंसर सेम ही होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर आप ये करके आते हो या डायरेक्ट 16 लिख कर आते हो तो एक आध एंट्री के मार्क्स हद से हद कट सकते हैं, बट बैलेंस आपका पूरा मैच करेगा, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी फिर भी इट इज बेटर टू टेक एडवाइस फ्रॉम योर टीचर, ओके। चलो, बाकी इस एंट्री को अलग लिखना ही ज्यादा बेहतर है, आंसर में भी अलग लिख के ही दिखा रखा है, तो वो ज्यादा बेहतर है। मैं भी आपको यही कहूंगा कि अलग अलग लिख दो, लेकिन फिर वही एक सवाल आएगा कि भैया ये वाली भी तो 1 लाख रुपए की जो सेल है, इसको भी तो फिर अलग अलग लिखनी चाहिए थी। तो देखो उसके मैं थोड़े बहुत रीजंस आपको दे चुका हूँ। तो एक डायरेक्ट एंट्री थी, हमें नहीं पता किस डेटर से आ रही है, किससे आ रही है, क्या नहीं आ रही। डायरेक्ट कैश सेल्स हो रही है, बैंक में जमा करा दिया। तो कैश सेल्स आप चाहो तो उसको भी अलग करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी अलग करके लिख लो अगर आपको लग रहा है तो, ठीक है ना। मैं तो इवन आपको यही प्रेफर करूंगा कि जब भी एग्जाम में कंफ्यूजन हो, जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ था कैश सेल्स एंड डिपॉजिट इन बैंक 1 लाख रुपए, तो मैं तो खुद ये प्रेफर करूंगा फिर उस एंट्री को भी ऐसे ही कर लो। लेकिन एक रीजन ऐसा हो सकता है, एक छोटा सा रीजन ऐसा हो सकता है जिस वजह से आप इसे प्रॉपर अलग अलग करके लिख रहे हो और इसे एक साथ करके लिख रहे हो। उसका एक रीजन ये हो सकता है कि वहां ना एंट्री लिखी थी कैश सेल्स डिपॉजिटेड इन बैंक। तो आपको पता है मेजरली कैश सेल्स ना सेल के लिए होता है, सेल ऐसी के सेल नगद वाली सेल, इसलिए उसको ऐसा हो सकता है कैश सेल्स लिख दिया हो। चेक सेल नहीं लिखते ना हम, चेक सेल्स ऐसा नहीं लिखते, कैश सेल्स लिख दिया डिपॉजिट इन बैंक। इसका मतलब सेल तो हुई है नगद वाली, लेकिन वो बैंक में हुई है, तो इसलिए हो सकता है उसको डायरेक्ट ऐसा लिख दिया हो और इस वाली एंट्री को अलग अलग लिखा हो। लेकिन मैं तो आपको ये प्रेफर करूंगा, अगर आप ये अलग अलग लिख रहे हो ना, इसे भी अलग लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है।
ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ पहले कैश में सेल्स हुई, यानी कि यहाँ पर कैश में जोड़ते 1 लाख रुपए सेल्स के नाम से और फिर इसको कॉन्ट्रा एंट्री करके दिखा देते, जैसे कि अभी ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई है, ठीक है ना। अलग अलग आपकी मर्जी है जो रास्ता आपको फॉलो करना हो, ठीक है ना। अगला फिर से बैंक से विड्रॉ कराया 15 अप्रैल को 16,000 रुपए, मतलब अब देखो ये क्या कर दिया, उसी 15 अप्रैल को 16,000 बैंक से भी निकाल लिए। अब कुछ जानकारी नहीं दी कि पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं, बैंक के लिए निकाले हैं, तो बैंक के लिए ही निकाले होंगे, पर्सनल यूज के लिए नहीं निकाले होंगे, ऑफिस के लिए निकाले होंगे। तो बैंक से पैसा निकल रहा है तो बैंक क्रेडिट हो रहा होगा, बैंक से पैसा निकल रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा होगा, और कैश अकाउंट डेबिट हो रहा होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है किसके नाम से, बैंक के नाम से, कितने रुपया, 16,000 रुपया। और बैंक क्रेडिट हो रहा है किसके नाम से, कैश के नाम से, बैंक क्रेडिट हो रहा है, बैंक कितना रुपया, 16,000 रुपया। चलें आगे, और ये भी हमारी 15 अप्रैल की एंट्री। अब देखो बड़ी अजीब सी चीज नहीं हो गई, 15 अप्रैल, 15 अप्रैल, मतलब एक ही दिन में 6,000 कैश आया, 10,000 बैंक आया, फिर उस 6,000 को बैंक में जमा करा दिया कैश निकाल के, फिर वापस उसी तारीख को 16,000 रुपए बैंक से भी निकाल दिया। चलो कोई नहीं। इसके बाद 16 अप्रैल को कहता है वेजेस दे दिए और रेंट दे दिया 10,000 और 6,000 और 10,000। तो कुछ नहीं बोला, कैश में गया होगा, तो यहां लिख देना बाय वेजेस अकाउंट अलग से, ठीक है ना, और बाय रेंट अकाउंट वो भी अलग से, और कैश में गया है, वेजेस गया है 6,000 और रेंट अकाउंट गया है 10,000, ठीक है। और ये हमारी है 16 अप्रैल की एंट्री, कोई दिक्कत तो नहीं है, डैश डैश 16 अप्रैल यहां पे लिख देना एक और बार, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। 19 अप्रैल को कहता है एडवांस में पैसा दे दिया पवन को चेक से, तो पैसा चला गया, बैंक चला गया, बैंक माइनस किस नाम से, बैंक माइनस किस नाम से, पवन के नाम से, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान समझना। अच्छा एक और एंट्री समझते हैं पहले, है ना। ये हमारी एंट्री है 19 अप्रैल की, है ना। तो आप समझना, आप पैसा गया तो बैंक क्रेडिट, क्योंकि चेक गया बैंक क्रेडिट, लेकिन नाम लिखोगे पवन एडवांस, पवन से एडवांस लिख देना या पवन लिख देना, पवन को डेबिट कर देना, क्योंकि एक तरीके से वो डेटर ही हो गया आपका, ठीक है ना। तो पवन लिख देना है, पवन एडवांस लिख देना, तो कुछ नहीं है, बस सिंपल अपना पवन लिखा हुआ है इसके अंदर। तो और बैंक से पैसा चला गया, कितना रुपया गया बैंक से अपना, 50,000 रुपये, वो 50,000 रुपये का एडवांस दे दिया, बड़े पैसे वाले हो रहे अपन। चलो आओ, अगला 23 अप्रैल को कहता है सुभाष है, सुभाष से चेक आ गया क्योंकि उसको गुड्स बेचे थे। अब आगे जाके देख लेना कहीं ऐसा ना हो कि वो सुभाष का चेक बाद में जाके जमा करा रहे हो, तो कहीं बोला नहीं है आगे जाके कि उसका हम चेक जमा करा रहे हैं, कहीं नहीं बोला, मतलब सुभाष से 16,000 रुपये डायरेक्ट चेक आ रहा है, ये सेल के नाम से आएगी, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। कहता है अमर को कैश दे दी 6,000 रुपये और 10,000 रुपये चेक दे दिया, तो 6,000 कैश दे दी, 10,000 रुपये चेक दे दिया, पैसे दे दो, पैसे गए दोनों तरफ से गए, तो यहाँ लिख देना अमर, बाय अमर। और उसके बाद ना उसने डिस्काउंट भी बोला है, पर मैं क्यों ही पढ़ूं डिस्काउंट, जब मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है डिस्काउंट से, जब मुझे कोई लेना देना नहीं डिस्काउंट से, मैं क्यों पढ़ूं। तो बाय अमर, ठीक है ना, 6,000 रुपये का कैश गया, 10,000 रुपये का बैंक गया, ठीक है। तो अपन चलते हैं 26वीं एंट्री पे। मनीष एक कस्टमर है, मनीष कस्टमर है, इसका मतलब मेरे भाई ध्यान समझना, मनीष कस्टमर है, हमारा कस्टमर है, यानी कि हमको पैसा देगा, और उसका पैसा डिपॉजिटेड हो गया बैंक में, तो मतलब हमारा कस्टमर है, हमको पैसा दिया और हम उसका पैसा बैंक में जमा करें, तो बैंक प्लस मनीष के नाम से, ठीक है ना। और ध्यान रखना ये जो सुभाष वाली एंट्री थी ना, ये सेल्स के अकॉर्डिंग हुई थी, इसलिए सेल्स में इसको 16,000 लिखेंगे, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और आज 26 अप्रैल को मनीष के 12,000 रुपए हमारे बैंक में आएंगे, वो हमारा कस्टमर था, वो हमें पैसा दे रहा है, मनीष आ कस्टमर, डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब मनीष हमारा ग्राहक है, हमें पैसा देगा, तो उसने पैसे दे दिए, ठीक है ना, हमने एंट्री कर ली। इसके बाद बेटा 26 के बाद एक और 30 अप्रैल की एंट्री, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस पर इतना लिखा, इसका मतलब बैंक ने चार्ज करा, बैंक ने चार्ज करा, बैंक से पैसा चला गया, बैंक से पैसा चला गया, यहाँ पे चला गया 2,000 रुपये बैंक चार्जेस चला गया। बैंक चार्जेस किस नाम से जाएगा, बैंक चार्जेस के नाम से जाएगा, तो बस लिख दो 30 अप्रैल की एंट्री बैंक चार्जेस, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक और लास्ट एंट्री कहता है विड्रॉ कर लिए बैंक से इनकम टैक्स देने के लिए। इनकम टैक्स जो होता है ना,
वो इंडिविजुअल्स पे करते हैं, बिजनेसमैन कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरता, वो कॉर्पोरेट टैक्स भरते हैं, ठीक है ना, मतलब कंपनी अपनी चला रहे हो तो कंपनी के टैक्स भरते हैं। इनकम टैक्स ध्यान रखना, इनकम टैक्स हम जब भी हमारे पास कोई एंट्री है वहां बोले कि इनकम टैक्स भर दिया, इसका मतलब ये हमारे लिए ड्राइंग है, इसका मतलब मालिक अपनी खुद की कोई पर्सनल कहीं से इनकम का टैक्स भर रहा है। इनकम टैक्स एक ड्राइंग होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इनकम टैक्स मतलब ड्राइंग, इसका मतलब कभी भी लिखा हुआ है इनकम टैक्स पे कर दिया, इसका मतलब कोई टैक्स वैक्स पे नहीं करा, मालिक को अपना खुद का पर्सनल एक्सपेंस पे करना था, अपने खुद की कहीं और इनकम का पैसा कमा रहा होगा, कहीं और जॉब कर रहा होगा और वहां से उसको टैक्स भरना होगा, तो वो क्या करा, बिजनेस में आया, पैसा लेके चला गया। हमारे लिए तो ड्राइंग है, तो ड्राइंग है तो पैसा चला गया हमारे यहाँ से, किस नाम से, ड्राइंग के नाम से, ठीक है ना। 30 अप्रैल को चला गया और हम इसको लिख देंगे कितना रुपया, 10,000 रुपए का उसने टैक्स भर दिया। तो बेटा लगभग सारी एंट्री हो गई है, ये वाली ध्यान रखना, ये कॉन्ट्रा एंट्री थी 15 अप्रैल की, ठीक है, इसको मैंने लिखा नहीं था। चलो अब अकाउंट क्लोज करने हैं अपने को तो, है ना। चेक करते हैं क्या क्या सीन है, डायरेक्ट आंसर से चेक कर लें, ठीक है ना, डायरेक्ट बुक से चेक कर लेते हैं आंसर। वैसे तो देखो ये वाली साइड डेबिट साइड आपको ज्यादा लग रही है, आप देख ही रहे हो, क्योंकि सबसे बड़ी अमाउंट 88,000 यही आ गया और ये भी दोनों अमाउंट ज्यादा है, तो दोनों अमाउंट लिख देता हूँ मैं, 1,10,000 और 2,54,000। 1,10,000 इस तरफ इस पूरे को जोड़ के आ रहा है और 2,54,000 इस पूरे को यहाँ पे जोड़ के आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे इस पूरे को यहाँ एज इट इज कैरी कर दोगे, इसको यहाँ पे 1,10,000 को पूरा एज इट इज कैरी कर दोगे और 2,54,000 को पूरा एज इट इज कैरी कर दोगे और 1,10,000 में से ये वाला पूरा माइनस करोगे, तो माइनस करके बच रहा है 57,600, 57,600 रुपए। और इस तरफ 2,54,000 में से सारा माइनस करने के बाद बच रहा है 1,52,000, 1,52,000। तो ये कहलाता है बाय बैलेंस CD, 30 अप्रैल का ही होगा और अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इस तरफ, ठीक है ना। 1 मई है ना, 1 मई को टू बैलेंस BD, ये 57,600 और 1,52,000। और मेरे भाइयों एक और इलस्ट्रेशन हमने खत्म कर लिया, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जहां हम इसके आगे के इलस्ट्रेशनों को दूर करेंगे, ठीक है।